प्रिय श्रोताओं, एक मरतबा फिर हम आपके साथ में जुड़ गए हैं। पिछले हफ्ते तक हमने विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी इस विषय पर जानकारी देने का प्रयत्न किया था और इस उपलक्ष्य में हमने अपना जो आखिरी एपिसोड रिकॉर्ड करवाया था वो क्रिश्चियन महिलाओं के राइट टू प्रॉपर्टी के विषय में था। हमारे एक कोलीग हैं एडवोकेट अरहम बुबेरे, जो इन एपिसोड्स को रिकॉर्ड करने में जो पूर्व तैयारी होती है उसमें हमारी बड़ी मदद करते हैं। और उन्होंने बाद में मुझे ये बात बताई कि कहीं पिछले एपिसोड के अंदर में जो क्रिश्चियन महिलाओं के उपलक्ष्य में हमने रिकॉर्ड कराया था, ये बात कहनी रह गई थी कि इंडियन सक्सेशन एक्ट का पार्ट 5 और पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 2 ये क्रिश्चियन महिलाओं को तो एप्लीकेबल होता ही होता है। हमने साथ में ये भी कहा था कि भारतवर्ष की वो तमाम धार्मिक इकाइयाँ जो हिंदू, मुस्लिम और इसी तरह से पारसी, इन 3 मजहबी इकाइयों के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनको भी यही चैप्टर 2 अप्लाई करता है। और कहीं इसीलिए हमने ये बात कही थी कि सही मानों में हिंदुस्तान का जो सक्सेशन का कायदा है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के चैप्टर 2 पार्ट 5 चैप्टर 2 के अंदर में मौजूद है। इस विषय में एक बात और बयान करनी रह गई, वो ये कि हमने कभी स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के भी एक एपिसोड रिकॉर्ड कराया था और उस वक्त ये बात कही थी कि एक महिला और एक पुरुष अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह संपन्न करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो महिला और पुरुष अपना विवाह संपन्न करेंगे उनको उनका व्यक्तिगत कायदा लागू होने से रह जाएगा और उत्तराधिकार का यही कायदा जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के पार्ट 5 चैप्टर 2 के अंदर में मौजूद है ये उन्हें भी लागू पड़ेगा। इसमें एक ही एक्सेप्शन है जो हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही मिल जाता है और वो ये कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने वाली पुरुष और महिला ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो बावजूद इसके कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह संपन्न किया है, लेकिन उन्हें और उनकी संतान को उनका अपना पर्सनल लॉ हिंदू सक्सेशन एक्ट ही लागू होगा, बावजूद इसके कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है। तो ये एक अपवाद को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितनी भी सूरतें और शक्लें हो सकती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने की, उन सभी विवाह से संबंधित लोगों को, ऑफ कोर्स महिला और पुरुष को, पति पत्नी को और उनकी संतान को इंडियन सक्सेशन एक्ट का पार्ट 5 चैप्टर 2 लागू होगा। तो ये एक ज़रूरी एडिशन था जो पिछले एपिसोड में ही आ जाना चाहिए था लेकिन आने से रह गया था। इसके लिए इस बात का खुलासा हमने अपने इस नए एपिसोड में कर दिया है। श्रोताओं, आपने बार बार सुना होगा और अब तो ये बात बहुत ज़्यादा आम सी हो गई है कि 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान के अंदर में 3 नए आपराधिक कानून का चलन हो गया है। 3 नए आपराधिक कानून अस्तित्व में आ गए हैं और 1 जुलाई 2024 से लागू हो भी गए हैं। तो हमने भी बेहतर जाना कि अपने श्रोताओं को इन कानूनों से अवगत कराने के लिए कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड कराएं। तो आज का जो एपिसोड है ये भारतीय न्याय संहिता 2024 को लेकर के है। भारतीय न्याय संहिता ये पुराना इंडियन पिनल कोड 1860 का जो हमारा एक्ट था उसी का नया अवतार है, अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जानकारों का मानना है कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, अब चूँकि ये नए नाम है इसके लिए ज़ुबानों पर आने में थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन वक्त गुज़रते आ ही जाएंगे। तो भारतीय न्याय संहिता जो मैंने कहा कि इंडियन पिनल कोड का एक नया अवतार है, इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर में सेक्शंस का रीअरेंजमेंट किया गया है और इसी तरह से कायदे का जो नाम होता था उसको बदल दिया गया है। तो मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि कोई लैंडस्लाइड किस्म की चेंजेस हुई हैं, ऐसा नहीं है।
बल्कि जो भी चेंजेस हुई है वो अगर कॉस्मेटिक स्वरूप की न भी सही, लेकिन बहुत ज़्यादा कायदे के अंदर में बदलाव लाने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ नए ऑफेंसेस डिफ़ाइन किए गए हैं और उनके लिए जो दंडात्मक कार्रवाई है उसका उल्लेख आया है, और उनके लिए क्या सज़ाएं होगी इसका भी विवरण हम लोगों को भारतीय न्याय संहिता के अंदर में मिलता है। कुछ नए सेक्शंस जो आए हैं उनसे बहस कर लेते हैं। वक्त है थोड़ा, और इस थोड़े से वक्त में पूरी की पूरी भारतीय न्याय संहिता को आपके सामने लाना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हमारी मेमोरी वैसे भी कंप्यूटर की मेमोरी की तरह बहुत ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रखती है, तो कोशिश करते हैं कि अपने श्रोताओं तक उतनी ही जानकारी पहुंचा दें इन 10 मिनटों के अंदर में जो उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क के अंदर में याद रह जाए। एक सेक्शन जिसको लेकर के बड़ी लेदे हुई है और हो भी रही है वो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 69 है, और इसके उपलक्ष्य में आपने शायद इससे पहले भी कुछ एक बातें सुनी होगी। कॉरपोरेट कल्चर इस वक्त हमारे देश में सर चढ़ कर बोल रहा है, और बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर के तहत आ गए हैं, और ये कॉरपोरेट सेक्टर में हायर एंड फायर वाली पॉलिसी पर हमारी कंपनियां काम करना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि ये एक विदेशी कंसेप्ट था, लेकिन अब जब नई नई MNCs हिंदुस्तान में आ गई, हमारी अपनी कंपनियों के अंदर में भी इस बात का चलन पड़ गया है कि जैसे ज़रूरत होगी वैसे लोगों को हायर किया जाएगा, और जिन लोगों को पहले हायर किया गया था अगर समझ लीजिए वो आपके लिए कारआमद नहीं हैं तो फिर उनको फायर भी कर दिया जाएगा। तो हायर और फायर के इस नए कल्चर में, इस नई संस्कृति में लोग आपस में मिलते भी हैं, और मिलने के बाद में कुछ समय के लिए आपस में जुड़ भी जाते हैं, और जुड़ते जुड़ते ये संबंध कहीं फ़िज़िकल एलिमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी पार्टीज़ के दरमियान में हो जाती है, और आज तो लिव इन रिलेशनशिप का दौर है। हमारे कानून ने भी यूँ कह लीजिए कि लिमिटेड अंदाज में ही सही, लेकिन इस रिलेशनशिप को मान्यता दी है। हालांकि पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि विवाह के बाहर के जितने भी संबंध हैं उनको बहरहाल हमें समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, और होल हार्टेड एक्सेप्टेंस देने की बजाय कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिजर्वेशन, बल्कि कहीं तो जहन में ये बात भी आती है कि विवाह के अलावा एक महिला और एक पुरुष के दरमियान में अगर समझ लीजिए फ़िज़िकल रिलेशनशिप हो जाती है, भले ही उनके कंसेंट से हो, तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ होगी जो लॉन्ग रन में हमारी समाज की सेहत के लिए, हमारे समाज के तंदुरुस्त रहने के लिए उपयुक्त नहीं ठहरेगी। होने वाले इलिजिटिमेट चिल्ड्रन को हम लोग कहाँ अकोमोडेट कर पाएंगे, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं समझता हूँ कि क्रिएट होंगे इन सारी बातों को अनुमति देने के बाद में। बहरहाल आज वो विषय नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो सोसाइटी से भी निगड़ित है, समाज से भी निगड़ित है, और एक प्रकार का सोशो लीगल किस्म का आस्पेक्ट है जिसकी बहस हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। 69 के अंदर में जो प्रावधान किया गया है वो इस प्रकार का है कि अगर एक पुरुष किसी महिला से शादी करने का वादा करने के बाद उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, हालांकि शादी का वादा करते समय वो अपने वादे को पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखता था, ऐसी महिला और पुरुष के दरमियान में बाद में अगर ब्रेकअप हो जाता है तो इस कायदे के अंदर में सेक्शन 69 में ऐसे पुरुष के लिए 10 बरसों के कारावास का, 10 बरसों के इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न किया गया है, और इम्प्रिजनमेंट के अलावा फ़ाइन भी कोर्ट लगा सकता है। जानकारों का मानना ऐसा है कि महिला और पुरुष साथ तो आ जाएंगे, क्योंकि वर्क प्लेसेस ऐसी है जहाँ पर इन लोगों का आपस में मिल जाना बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल होता है,
लेकिन ये मिलना मिलाना कभी कभी बढ़कर दोस्ती और दोस्ती से आगे, आप जानते हैं उसका दोस्ती से आगे ये रिलेशनशिप बढ़कर के कोई और रूप अख्तियार कर लेती है। और कहीं ऐसा भी होता है कि इन दोनों के दरमियान में किसी वक्त में इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई आगे पीछे हम लोगों को शादी कर ही लेनी है। और फिर इस यूँ कह लीजिए कि प्रिजम्पशन के चलते, इस मफरूज़े के चलते ये लोग आपस में हद को फलांग कर कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी जुड़ जाते हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ, पुरुष अपने शादी के वादे में कितना सीरियस था पुरुष बेहतर जानता है, वो औरत बेहतर जानती है जिससे उसने वादा किया है। अब इसके बाद में इन दोनों के दरमियान में शादी नहीं होती और ब्रेकअप हो जाता है। अब इस ब्रेकअप के कई एक कारण हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पुरुष ने शादी करने से इनकार कर दिया इसीलिए ब्रेकअप हुआ। तो जानकारों का कहीं ये मानना है कि ऐसी रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए 10 बरस की जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है इन द इवेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस टू मैरी फेलिंग टू फुलफिल इट, तो ये कहीं 10 बरस का कारावास जो है किए गए काम की सज़ा के लिए डिस्प्रपोर्शनेट प्रकार का है। आई बिलीव सेक्शन नीड्स टू बी रीविजिटेड एंड नेसेसरी सेफगार्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, क्योंकि कभी इस तरह से भी होने का इम्कान है कि रिलेशनशिप पुरुष के प्रॉमिस ऑफ मैरिज को विड्रॉ करने के नतीजे में ख़त्म नहीं हुई बल्कि कोई और कारण से ख़त्म हो गई। अब हमने जाना कि हायर एंड फायर वाला कल्चर है, लोग मिलते भी हैं, मिलने के बाद में बिछड़ भी जाते हैं, और बिछड़ने का अगर कारण ये है कि तुझसे प्यारा कोई और मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला वाली बात भी तो हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए, दीज आर अगेन दी हार्ड रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। Possibly the woman may give up her relationship because of the fact that she may get a better person than the one with whom she was earlier associated with. अब फिर उसके बाद में कहीं पहले साथी को स्क्विज़ करने के लिए, पहले साथी से पैसा ऐंठने के लिए, अगर समझ लीजिए कहीं पुलिस तकरार कर दी जाती है कि बंदे ने मेरे साथ में शादी का वादा किया, मेरे साथ शारीरिक संभोग किया और अब शादी के वादे से मुकर रहा है, तब तो वो बेचारा 10 बरसों की पनिशमेंट के लिए लागू हो जाएगा। तो इसीलिए कहा थोड़ी देर पहले भी कि 69 नीड्स टू बी रीविजिटेड। देयर आर सम अदर सेक्शंस ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता, जिनको लेकर के भी इसी प्रकार की आवाज़ें उठ रही है। मुझे याद पड़ रहा है सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इसका जो यूँ कह लीजिए कि पुराने कायदे में जो काउंटर पार्ट हुआ करता था वो हमारा 304A ऑफ IPC, रैश एंड नेग्लिजेंट, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, और उसके लिए 2 बरसों की सज़ा पुराने कायदे में तजवीज़ की गई थी। अब रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के नतीजे में अगर समझ लीजिए किसी की मौत वाक़ हो जाती है तो जिस आदमी के हाथों उस दूसरे आदमी की मौत वाक़ हुई, उस मुल्ज़िम को 2 की बजाय 5 बरसों की सज़ा का प्रावधान सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 में किया गया है। तो हमारे उकला हज़रात भी इस बात को नोट कर लें। Of course, the offence has continued to be believable, although the punishment has been increased from 2 to 5 years. आमतौर पर यह समझा जाता है कि 3 बरस और 3 बरसों से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट का जहाँ प्रोविज़न किया गया है, ऐसे सारे ऑफेंसेस नॉन बिलेबल स्वरूप के होंगे। लेकिन ये कोई यूँ कह लीजिए कि पत्थर की लकीर वाली बात नहीं है। कायदे में अगर समझ लीजिए किसी ऑफेंस को 3 बरसों से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट तजवीज़ की गई है, बतलाई गई है, लेकिन साथ ही उस ऑफेंस को बिलेबल करार दिया गया है, तो वो काबिल ज़मानत गुनाह होगा।
304A का जो नया अवतार है वो 106 सबसेक्शन 1 है, और 106 सबसेक्शन 1 के अंदर में इम्प्रिजनमेंट वाकई बढ़ा दी गई है। पहले रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके किसी के कत्ल का मुल्जिम ठहरने वाला, ऑफ कोर्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बिकॉज इंटेंशन टू किल वाज नॉट देयर, इट वाज बिकॉज ऑफ एन रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट दैट द डेथ ऑकर्ड। ऐसे आदमी के लिए पहले 2 साल की सज़ा थी, अब जो है गुनाह साबित होने पर 5 बरसों की सज़ा होगी। लेकिन इसी में 1062 जो है वो ऐड कर दिया गया है, और 1062 के अंदर में ये प्रोविज़न किया गया है हिट एंड रन वाली केस, यानी ये कि आपने अपनी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, और वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हो गया वो बेचारा मर भी गया, और आपने इस बात की रिपोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं दी और नहीं किसी मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे हाथों से किसी का फेटल एक्सीडेंट हो गया है। ऐसे में हिट एंड रन वाली जो प्रोविज़न है ये सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 ऑफ BNS एक्ट BNS के अंदर में लाई गई है, और इसमें हमें आगे को जाकर के ये पता चला कि ऐसी प्रकार से 106 के तहत हमने पहले ये बताया कि 106 के सबसेक्शन 1 के अंदर में जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो 5 बरस है, और अगर समझ लीजिए ये मामला हिट एंड रन वाला है जिसको 1062 के तहत कवर किया गया है, तो 1062 में हम लोगों को जो बात मिलती है वो भी आप लोगों को बताता चलूं, और उसमें इस तरह की कोई बात हम लोगों के सुनने में और पढ़ने में आती है कि अगर हिट एंड रन का मामला है तो ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही होगा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to the police officer or a magistrate soon after the incident, he shall be punished with imprisonment of either description of the term which may extend to 10 years and shall also be liable to pay fine। तो अगर हिट एंड रन वाला मामला है तो सज़ा 10 बरसों तक भी हो सकती है। इस प्रोविज़न को लेकर के हमारी ट्रकर्स एसोसिएशन और दूसरी व्हीकल्स ड्राइव करने वाले लोगों की जो एसोसिएशन है, उन लोगों ने मालूम पड़ता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को किया, और ये सुनने में आता है, ऑफ कोर्स हमारा सोर्स जो है वो नेशनल क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो है NCRB, और उसमें हमें उस संकलन में इस ऐप के अंदर में हमें ये बात पता चलती है कि although BNS has come into force with effect from 1st of July 2024, but this particular section 106 subsection 2 this has not been given effect to, और इसके बारे में ये बताया गया है कि despite the entire BNS having come into force, 106 subsection 2 will not come into effect, will not come into force on 1st of July 2024। तो मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट कहीं सबसेक्शन 2 को लेकर के अपनी विचारधारा को बदलने का या इस पर्टिकुलर सबसेक्शन के अंदर में कोई तब्दीली करने का इरादा रखती है, तभी तो इस सबसेक्शन 2 को अमल में नहीं लाया गया है। तो वक्त गुज़रने के साथ में BNS कायदे के अंदर में जो नए प्रावधान आए हैं, जो नए ऑफेंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनको लेकर के कहीं न कहीं कोई बहस ज़रूर छिड़ेगी। एन मुमकिन है कि मामलात कोर्ट तक भी पहुंच जाएं और कोर्ट को कुछ मामलों में हस्तक्षेप करना पड़े। एक और जानकारी जो 1061 के उपलक्ष्य में देना चाहेंगे, उसमें स्पेशली एक एडिशन किया गया है, ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ सबसेक्शन 1 ओनली, और कहीं ये लाया गया है कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के ज़रिए से होता है, और इस रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के नतीजे में कोई मेडिकल प्रोसेस है जिसको कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर परफॉर्म कर रहा है, और इस मेडिकल प्रोसेस के अंदर में कोई रैश एंड नेग्लिजेंट हो गया, एक्ट हो गया, और जिसके नतीजे में पेशेंट की डेथ हो गई, तब ऐसी सूरत में मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए 2 बरसों की सज़ा का प्रावधान हमारे सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 में ही किया गया है।
मेडिकल फ्रैटर्निटी ऑफ कोर्स इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है और कहीं व्हाट्सएप के ऊपर हमें इस प्रकार के भी वीडियोस देखने के लिए मिले हैं कि मेडिकल फ्रैटर्निटी हैज़ कम आउट वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस वेरी प्रोविजन विच हैज़ मेड कल्पेबल rash and negligent act of a medical practitioner resulting into death of a patient during the course of a medical process. तो ये चंद एक बातें सेक्शन 106 को लेकर के और इसी तरह से सेक्शन 69 को लेकर के। समय है थोड़ा, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, न हम ये चाहेंगे और न आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एक ही 10 मिनट के सेशन के अंदर में हम BNS को पूरा का पूरा कवर कर लें या BNS के अक्सर प्रोविजंस के साथ बहस कर लें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आज के इस वीडियो को सेक्शन 69 ऑफ BNS एक्ट और सेक्शन 106 ऑफ BNS एक्ट तक मर्यादित रखते हैं। याद रखिए 69 ब्रेकअप्स को लेकर के है, आम परिभाषा में ब्रेकअप्स, BNS ब्रेकअप ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करता है, लेकिन बात कहीं ब्रेकअप्स को लेकर के ही है। एक महिला और एक पुरुष आपस में मिले, दोस्ती हुई, दोस्ती का रूपांतर जो है प्रेम में हुआ, प्रेम से आगे बात बढ़कर फिज़िकल रिलेशनशिप में चली गई और फिज़िकल रिलेशनशिप के बाद में ब्रेकअप हो गया। अब ये ब्रेकअप को लेकर के 10 बरसों की पनिशमेंट, ऑफ कोर्स रीज़न ये होना चाहिए कि जिस पुरुष ने मेरे साथ में शारीरिक संभोग किया था उसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और इस वादे पर वो कायम नहीं रहा, तो झूठा वादा करके शारीरिक संभोग और फिर शारीरिक संभोग के बाद में शादी का नहीं होना, दिस इज़ समथिंग विच इज़ मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन 69 ऑफ BNS। और इसी तरह से 106 के बारे में भी हमने जो जानकारी आवश्यक जानी आपको दी है। अब इसी के साथ में विदा लेते हैं, क्योंकि हम नहीं पसंद करेंगे कि आपको ज़्यादा देर एक ही एपिसोड में एंगेज रखें। BNS को लेकर के कुछ और सेक्शंस हैं जिनके बारे में जानकारी देना हमारे लिए आवश्यक मालूम होता है, लेकिन आज के एपिसोड में इतना ही। आइंदा आपसे मुलाकात का वादा देकर हम आपकी विदा लेते हैं और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, बरसात का मौसम है, बाहर निकलते समय छतरी और रेनकोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद, अगले एपिसोड में मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह।